1994 में रेमस लोडोरफ द्वारा PHP को इंट्रोड्यूस किया गया। इसका बेसिक प्राइमरी नाम था आपका पर्सनल होम पेजेस। 1995 में इस कोड को रिराइट किया रेमस लोडोरफ द्वारा। 1997 में इसका PHP को 3.0 को डेवलपमेंट मोड में दिया गया। PHP को बेसिक पॉपुलैरिटी आपको PHP 4.0 से इसको मिली। PHP को लिखते कैसे हैं, PHP को एग्जीक्यूशन कैसे कराते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। PHP का सिंटैक्स है आपका PHP टैग। सबसे पहले उसे PHP टैग बोलते हैं। जैसे कुछ लोग फुल टैग, कुछ लोग इको टैग एंड शॉर्ट टैग एंड ESP टैग। ये 4 तरह के टैग PHP में यूज होते हैं बेसिकली। तो हम जानते हैं कि किस तरह डिफॉल्ट PHP में फुल टैग एंड स्टैंडर्ड टैग एक्टिवेट होते हैं। आपको शॉर्ट टैग या ESP टैग इनेबल करने के लिए आपको PHP INI में कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करने होंगे, जहां पे हमने फुल टैग और स्टैंडर्ड टैग का यूज किया है। अब हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देखते हैं। आपका एग्जीक्यूशन हो गया, टेस्टिंग आपका आउटपुट आता है। अब देखते हैं हम इको टैग का। इको टैग में हमने इको कीवर्ड का यूज किया है, इसलिए इको लिखने की जरूरत पड़ी है। अगर हम इको टैग को इस तरह यूज करते हैं, टैग बोलते हैं इसे। यहाँ देखिए फिर भी आउटपुट आया, हमें इको टैग को लिखने की जरूरत नहीं, इको कीवर्ड की लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब शॉर्ट टैग का हम यूज करते हैं। शॉर्ट टैग में आउटपुट देखिए, शॉर्ट कोई आउटपुट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने बताया डिफॉल्ट शॉर्ट टैग इनेबल नहीं है। ठीक है, आउटपुट अब हम इसको इनेबल करने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे ये मेरा जैम्प है। यहाँ पे कॉन्फ़िग में जाते हैं और फिर देखिए PHP INI सर्च कीजिए शॉर्ट टैग। शॉर्ट टैग यहाँ पे ऑफ है, इसको कीजिए ऑन। ऑन हुआ। अब आप देखिए इसको रिस्टार्ट करना पड़ता है। स्टॉप किया, स्टार्ट किया, कोड में कोई चेंजेस नहीं। देखिए ये आउटपुट आपका आ गया। तो इस तरह हमने देखा कि शॉर्ट टैग को आपको PHP में इनेबल हैं। वेरिएबल्स होते क्या है? वेरिएबल्स जिसमें वैल्यू को स्टोर कराते हैं, वैल्यू को चेंज, मतलब वेरिएबल्स उनकी वैल्यू वेरिएबल्स रहती है, बार बार बदल जाती है आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जो PHP में वेरिएबल्स के कुछ रूल्स हैं। पहला कि आपका जो वेरिएबल्स होगा वो डॉलर साइन से स्टार्ट होगा और वेरिएबल में आपका पहला लेटर न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला लेटर न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप वेरिएबल्स में अल्फा न्यूमेरिक यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर अलाउड है, डैश अलाउड नहीं है। और वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने एज और कैपिटल में एज लिखा, दे आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। वो सिंगल वेरिएबल नहीं है, वो डिफरेंट वेरिएबल्स। तो प्लीज नोट डाउन कि वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है। डॉलर से स्टार्ट करेंगे, पहला डॉलर के बाद का पहला कैरेक्टर न्यूमेरिक नहीं यूज करना है। और वेरिएबल में स्पेस अलाउड नहीं, जैसे कि फर्स्ट स्पेस वेरिएबल, दिस इज नॉट अलाउड। फर्स्ट अंडरस्कोर वेरिएबल कहते हैं। PHP में वेरिएबल्स के 3 टाइप्स के स्कोप हैं, लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक। अब हम वेरिएबल और उनके स्कोप के बारे में समझते हैं बाय यूजिंग प्रोग्राम। देखते हैं हम प्रोग्राम में। ये देखिए हमने छोटा सा प्रोग्राम लिख रखा है। यहाँ पे एक फंक्शन हमने बना रखा है, $x इज ए वेरिएबल। ठीक है, अभी हम पहले ये जो वेरिएबल्स के रूल्स थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने पहले इसको कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट लगा के इसको हमने स्टॉप कर दिया। हमने देखिए $x इज ए वेरिएबल। ठीक है, कहा था न्यूमेरिक पहला कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। अगर हम इस तरह यूज करते हैं तो टू वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं सिर्फ x को यूज करते हैं तो आउटपुट देखने की कोशिश करते हैं। देखिए किसी तरह का एरर नहीं। अगर हम इको लगा देंगे तो हमारा वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा $x। ठीक है, हम देखते हैं
कि हमने वेरिएबल्स में क्या बोला था, स्पेस नॉट अलाउड, ठीक है, वाई, ये हमें क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल नहीं है प्रॉपर, वेरिएबल के नियम को नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। हमने क्या देखा कि हमने पहले न्यूमेरिक लगाया, फिर ये लगाया, इसके बीच में हम अगर अंडरस्कोर लगा देंगे तो दैट विल बी अलाउड, इट विल बी व्हाट, ये वेरिएबल होगा आपका। हमने नियम बताया था कि डैश अलाउड विजिबल, ठीक है, डैश लगाया हमने, डैश में देखिए एक्सेप्शन ने जनरेट किया, क्यों, डैश अलाउड नहीं। अब वेरिएबल में अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक ये सब यूज कर सकते हैं, बट सॉरी, न्यूमेरिक इज नॉट, पहला लेटर न्यूमेरिक अलाउड नहीं है, अल्फा न्यूमेरिक आप यूज कर सकते हैं, उसका आउटपुट प्रॉपर आएगा। देखिए, तो ये हमने बात की, ठीक है, ये हमने एक वेरिएबल बनाया और एक फंक्शन बनाया, ठीक है, ये फंक्शन हमने बनाया, हम चाहते हैं कि फंक्शन को हमने फिर कॉल किया, तो ये हमारा आउटसाइडर वेरिएबल उसको कॉल किया है यहाँ पे देखिए, और ये फंक्शन के अंदर वेरिएबल को कॉल किया, फंक्शन के विदिन कॉल नहीं होगा, ये आउटसाइडर कॉल होगा, इसलिए इसको ग्लोबल वेरिएबल करते हैं। ग्लोबल कीवर्ड का भी यूज हम आपको एक्सप्लेन करते हैं अभी। ये देखिए, लाइन नंबर 7 में एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, एरर जनरेट कर रहा है, क्यों, वेरिएबल अनडिफाइंड बता रहा है, क्योंकि वो लोकल पे चला जा रहा है। और देखिए आउटसाइड ऑफ द वेरिएबल, देखिए ध्यान से कीजिए, वेरिएबल में 2 बार ये लिखा है, लाइन नंबर 7 पे देखिएगा कोड में, लाइन नंबर 7, ठीक है, ये यहां पे देखिए, लाइन नंबर 7 ये एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है यहाँ पे, ये इनसाइड $x वेरिएबल को नहीं फाइंड आउट कर पा रहा है, जिसके लिए वो एरर दे रहा है। लेकिन लाइन नंबर 10 में वो बोल रहा है वेरिएबल x आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, फंक्शन के आउटसाइड इसका आउटपुट देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लोकल वेरिएबल क्या चीज है, ध्यान से देखिए। अब हमने एक फंक्शन बनाया जिसके $x को डिफाइन किया, ये लोकल स्कोप हो गया, मतलब इस फंक्शन के अंदर हमने डिफाइन, ये देखिए यहाँ पे भी आउटपुट आएगा, और फंक्शन के बाहर भी हम अगर इसको कॉल करेंगे तो आउटपुट आएगा। क्यों, $x वेरिएबल कहीं भी जाएगा उसे फाइंड आउट कर लेगा, ठीक है। देखिएगा आउटपुट, ये देखिए इनसाइड फंक्शन आउटसाइड फंक्शन ये मिल रहा है। अब आते हैं, बात करते हैं कि ग्लोबल कीवर्ड की, ध्यान से देखिए, ये ग्लोबल कीवर्ड का एग्जांपल मिलेगा, $x इक्वल टू 5, $x आपका एक वेरिएबल लिया, $y नाम का एक वेरिएबल लिया, दो वैल्यू ली, माई टेस्ट फंक्शन बनाया, वैल्यू ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू इनको कॉल कर दिया, और यहाँ हमने एडिशन लिखा और फिर $y को प्रिंट कर, ठीक है। आउटपुट क्या आना चाहिए देखते हैं, $50, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ पे फंक्शन को एडिशन करा दिया, मतलब आपकी वैल्यू देखिए यहाँ पे ये 5 यहाँ पे ऐड हो गई y के साथ, और y की वैल्यू बदल गई, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड का यूज किया, तो इसने बाहर की वेरिएबल्स को कॉल कर लिया। अगर हम इस वैल्यू को कॉल नहीं करते, अगर हम ग्लोबल कीवर्ड को कॉल नहीं करते हैं तो क्या आउटपुट आता है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसने क्या किया, लाइन नंबर 35 में एक्सेप्शन जनरेट कर, क्यों, क्योंकि उसे अनडिफाइंड वेरिएबल मिला, यहाँ पे x और y को कहां से कॉल किया गया उसे नहीं, तो इसलिए वो एरर जनरेट कर दिया। अगर हम इसको कमेंट भी कर देंगे और हमने एडिशन करने की कोशिश की तो भी एक्सेप्शन जनरेट करेगा, क्योंकि अनडिफाइंड देखो लाइन नंबर अनडिफाइंड, y को अनडिफाइंड बता रहा है उस फंक्शन के अंदर जो हमने पहले वाले फंक्शन पढ़ा था कि लोकल वेरिएबल, यहाँ देखिए आउटपुट 10 आ रहा है। लेकिन अगर हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है कि उसकी वैल्यू ग्लोबली कॉल हो जाती है, और हम एडिशन में देखिए 15 हमें आउटपुट पे आ जाता है। बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स की। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये मैंने फंक्शन 3 बनाया है, इसमें $x वेरिएबल को स्टैटिक डिफाइन किया और इसको वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 0। ध्यान से देखिए, यहां हमने वैल्यू को 0 इनिशियलाइज कर दिया, फिर इक्वल $x किया, फिर x इंक्रीमेंट कर दिया। अभी हम इसको ऑपरेटर्स में पढ़ेंगे कि ये इंक्रीमेंट
पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट क्या होते हैं, ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया, एक्स को इंक्रीमेंट कर दिया, एक्स की वैल्यू बढ़ा दी। अब हम आउटपुट देखने की कोशिश करते हैं, 0 1 2 3 आउटपुट आया आपका, 0 1 2 3। इसको हम BR लगा देते हैं ताकि क्लियरिटी रहे। ध्यान से देखिए, 0 1 2, ठीक है, ये 3 बार चला, 3 बार फंक्शन हमने कॉल किया, ये 0 1 2 है। लेकिन अगर हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, ध्यान से देखिए। वेरिएबल की वैल्यू होगी, जब पहली बार ध्यान से दिखेगा ये फंक्शन काम कैसे करता है। हमने टेस्ट3 को एक बार कॉल किया, यहाँ पे गया कंपाइलर हमारे यहाँ इंस्ट्रक्शन आया, $x में वैल्यू को रीइनिशियलाइज किया 0, फिर ई को प्रिंट किया, BR से न्यू लाइन में गया, फिर इंक्रीमेंट कर दिया, 0 को 1 कर दिया, फिर दोबारा हमने कॉल किया, फिर यहाँ पे आया, फिर $x की वैल्यू फिर से रीइनिशियलाइज होगी 0, अगर हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं करते, ठीक है, सारी वैल्यू 0 0 0 आ गई। लेकिन अगर स्टैटिक कीवर्ड का वैल्यू यूज कर लेते हैं तो स्टैटिक में क्या होगा कि आपकी वैल्यू जो एक बार असाइन हो गई वो रीइनिशियलाइज वैल्यू नहीं होगी, यानी प्रीवियस वैल्यू थी वो लोकेशन में नहीं जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू जाता है। तो इस अब हम PHP कमेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमने अभी सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट के बारे में एग्जांपल में समझ ही लिया है। ये सिंगल लाइन कमेंट होता है / और हैश। PHP लाइनक्स पे भी सपोर्ट करती है प्रॉपर्ली, तो लाइनक्स टाइप का कमेंट जो हैश हो तो वो लाइनक्स स्टाइल कमेंट बोलते हैं, इसे सिंगल लाइन कमेंट के रूप में आता है। मल्टी लाइन कमेंट को आप देख रहे हैं, ये मल्टी लाइन कमेंट होता है। अब हम बात करते हैं PHP ऑपरेटर्स। PHP ऑपरेटर्स जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल, स्ट्रिंग, एरे, कंडीशनल ऑपरेटर्स। हम एक एक ऑपरेटर्स का एग्जांपल जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल, एक्सपोनेंस, अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं। आपके असाइनमेंट ऑपरेटर को जानने की कोशिश करते हैं, जैसे किसी वैल्यू को किसी को असाइन करने के काम आते हैं, इसको प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये देखिए प्रोग्राम में हमने $x में एक वैल्यू 10 असाइन की, हमने पहला असाइनमेंट ऑपरेटर लिया, $x की वैल्यू को $y में असाइन कर दिया, ठीक है। तो ई को हम करेंगे y को, तो ये वैल्यू x की वैल्यू y में असाइन हो गई, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, जो x का आउटपुट था वही मिलेगा 10, ठीक है। सेकंड था कि हमने यहाँ पे क्या किया, प्लस, ध्यान से देखिए। अब हमें आउटपुट क्या मिलेगा, इसका मतलब हो गया आपका $y इक्वल टू x, और y की वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो आउटपुट देखो y असाइनमेंट नहीं काम कर रहा, तो y की वैल्यू भी असाइन करनी चाहिए, $y इक्वल टू हमने मान लीजिए 5 प्लस इक्वल टू $x। तो आउटपुट किसके बराबर आ गया, अगर हम इस तरह से लिखते तो भी यही आउटपुट आता। अब इसको हम देख लेते हैं एग्जांपल। हमने इसको एक्टिवेट कर लिया, इसको कमेंट कर लिया, देखिए 50, ठीक है। तो हमें इस अंडरस्टैंड कर पाए कि $y प्लस इक्वल टू $x इक्वल टू $y इक्वल टू $y प्लस $x। इस तरह से हम डिफरेंट ऑपरेटर्स जैसे $x माइनस प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये दोनों आपके नॉट इक्वल टू है, कंडीशनल नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। इसका हम एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। $x कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, इसको 10 कर देते हैं, ये ट्रू है नहीं, $x क्या y से बड़ा है नहीं, तो हमें क्या मिलेगा, कोई आउटपुट, ठीक है। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमने कहा कि ग्रेटर देन, ठीक है, x को ग्रेटर देन होना पड़ेगा। अब 10 रख लेते हैं तो भी देखेंगे हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, ब्लैंक आएगा, ठीक है। अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा देते हैं, मतलब बड़ा भी हो या बराबर हो, तो टेस्टिंग ट्रू होगी।
अब देख सकते हैं आउटपुट आया। इस तरह से हम लेस देन आर इक्वल टू कंडीशनल ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं। तो आते हैं बात इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। ये देखिए, जैसे प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। तो पहले प्री इंक्रीमेंट की बात कर लेते हैं। प्री इंक्रीमेंट का मतलब पहले इंक्रीमेंट करेगा तब आउटपुट क्या। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब कि ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले हमने प्लस किया फिर पीछे प्लस किया, क्या डिफरेंस दिखेगा आपको। इंक्रीमेंट का मतलब कि पहले इंक्रीमेंट करेगा देन आउटपुट है, सॉरी हाँ, पहले इंक्रीमेंट करेगा देन। इसका मतलब हुआ कि $x इक्वल टू $x प्लस 1 9 प्रिंट करेगा, ठीक है। और पोस्ट डिक्रीमेंट अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे 10 आएगा, लेकिन हम फिर दोबारा अगर इसी को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब वैल्यू को हटा दिया उसने 9, ठीक है। ये तो अगर हम इस तरह यूज कर लेते हैं तो ठीक। अब आते हैं, अब हम आगे चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर एंड और। जैसे मुझे दो स्ट्रिंग को अगर जोड़ना है, मैंने बात किया जैसे हेलो, जैसे अब मुझे आउटपुट पे दोनों चाहिए एक साथ, $x डॉट $y। आउटपुट देखिए हो गई। अब हम आगे चलते हैं। ये PHP एरे ऑपरेटर्स हैं कुछ, जैसे दो एरे को कॉन्करेट करना, दो एरे को कंबाइन करना। जब हम अभी आगे प्रोग्राम में एरे के बारे में जानेंगे तो इन सब ऑपरेटर्स का भी इंप्लीमेंटेशन में करते हैं। अब हम जानते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर कैसे लिखते हैं इसका जानने की कोशिश करते हैं। कंडीशनल हमने एक वेरिएबल लिया यूजर नाम का जिसमें 0 असाइन किया और इको हमने स्टेटस को प्रिंट कराया $यूजर ट्रू फॉल्स। अगर यूजर वेरिएबल के आगे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो पहला आउटपुट आएगा, अदरवाइज सेकंड आउटपुट आएगा। आउटपुट देखते हैं हम, फॉल्स, इसने फॉल्स रिटर्न किया। अगर हमने इस कंडीशन को 1 कर मतलब आपका ये सेक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। यूजर ट्रू, ठीक है। तो इस तरह से हम टर्नरी ऑपरेटर के बारे में भी जान लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं प्रोग्राम में, आगे हम जानने की कोशिश करते हैं फंक्शंस। PHP के फंक्शंस क्या है। अब फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज्ड रैपिडली इन ए प्रोग्राम। हम प्रोग्राम में एक फंक्शन को बना के उसको बार बार प्रोग्राम में डिफरेंट लोकेशन पे कॉल कर ले, डिफरेंट टाइप से कॉल कर ले, तो वो फंक्शन होता है। फंक्शन से क्या होता है, हमारा लाइन ऑफ कोड कम हो जाता है। जैसे प्रोजेक्ट में आपको बहुत सी लाइन लिखनी है, जैसे हमें एडिशन का प्रोग्राम लिखना है, बार बार एडिशन कहीं यूज करने हैं, तो हम बार बार एडिशन को हम बार बार यूज कर रहे हैं। तो अगर हम एडिशन का एक फंक्शन बना के रख लें और उसको डिफरेंट लोकेशन पे जहां रिक्वायरमेंट वहां पे कॉल करते रहेंगे तो हमें बार बार एडिशन का प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ेगा। इस तरह से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी फास्ट हो जाता है और वो हमारा लाइन ऑफ कोड जिसे हम LOC बोलते हैं प्रोग्राम के वर्ड में, तो वो भी हमारा कम हो जाता है। PHP में ऑलरेडी बिल्ड इन फंक्शन, जैसे हम printf एक फंक्शन है आपका, डिफरेंट टाइप के बहुत से फंक्शन है, लगभग 1000 के नियर अबाउट फंक्शन, उससे ज्यादा लाइब्रेरीज हमारे पास इनरिच लाइब्रेरी है PHP की, उसे बिल्ड इन फंक्शन बोलेंगे। और हम यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो यूजर डिफाइंड जिसे हम बनाते हैं या डेवलपर या प्रोग्रामर या एंड यूजर डेवलपर जिनको प्रोग्राम को बनाता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, जो
कोड को लिखते हैं, जो प्रोग्राम में फंक्शन आते हैं, उसे यूजर डिफाइंड फंक्शन। अभी हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। पहले बिल्ट इन फंक्शन में हम बता देते हैं कि PHP में नियर अबाउट 1000 से ज्यादा बिल्ट इन फंक्शंस हैं, और PHP में बिल्ट इन फंक्शन स्ट्रिंग टाइप के, न्यूमेरिक टाइप के, डेट टाइप के, एरे टाइप के, डिफरेंट टाइप के बिल्ट इन फंक्शन है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में जान लेते हैं डेप्थ में। यूजर डिफाइंड फंक्शन दो टाइप के हैं, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। जो पास बाय वैल्यू, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमें अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज करते हैं उसके बेनिफिट्स क्या है। तो एज ऑलरेडी नो कि हमारी सिंप्लिसिटी बढ़ जाती है प्रोग्राम में, रीयूजेबिलिटी का कोड बढ़ जाता है, लेस कोड रिपीटेशन हो जाता है, जो हम कोड बार बार रिपीट करते हैं वो कम हो जाता है, और इजी टू अंडरस्टैंड, एक डेवलपर के लिए आसानी से समझने में अंडरस्टैंडिंग। अब आती है बात कि हम पास बाय वैल्यू की या किस तरह काम करते हैं। ये तीन टाइप के हैं आपका, फंक्शन विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ आर्गुमेंट विथ डिफॉल्ट वैल्यू, फंक्शन विथ आर्गुमेंट रिटर्न वैल्यू। ठीक है, अब हम इसको प्रोग्राम के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, हमने सारा प्रोग्राम को लिख रखा है विथ आर्गुमेंट, विदाउट आर्गुमेंट, विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। ये सारे प्रोग्राम को मैं लिख रहा हूँ, एक एक प्रोग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैं सारे कोड गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, जहां मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप कोड को डाउनलोड करके मेरी वीडियो को देख के अंडरस्टैंड कर लेंगे आसानी से। तो हम शुरुआत करते हैं। पहले मैं इन सब पूरे कोड को कमेंट कर देता हूं, ताकि जिस फंक्शन की वो जरूरत है उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो वही मैं कमेंट कर देता हूं सारे फंक्शंस को। हम चल रहे हैं पहला विदाउट आर्गुमेंट। इसमें देखिए, इस फंक्शन में हमने कोई भी यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं पास किया। इस वाले सेक्शन में जो भी वैल्यू, जो भी वेरिएबल बनाते हैं उसे हम आर्गुमेंट बोलते हैं। फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट, हमने इको बीआर लगाया हुआ है ताकि न्यू लाइन दिख जाए। हमने यहाँ क्या, इको विदाउट आर्गुमेंट। इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करते हैं, आप देखेंगे आउटपुट क्या आएगा। सॉरी माय बैड, ये कमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। हमने प्रोग्राम को देखा विदाउट आर्गुमेंट, इसको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करते हैं। विदाउट आर्गुमेंट आपका फंक्शन एग्जीक्यूट। अब हम बात करते हैं फंक्शन विद आर्गुमेंट। ठीक है, इस फंक्शन को हम कमेंट कर देते हैं। फंक्शन विद आर्गुमेंट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश है, ये मल्टी लाइन कमेंट है, हमने यहां से इसको एक्टिव कर लिया। फंक्शन विद, देखिए मैं इसको कॉल किया है, इसको बीआर लगाया है। फंक्शन विद आर्गुमेंट के नीचे सारे फंक्शन को हमने कमेंट कर लिया। अब हमने डॉलर एक वेरिएबल पास किया है। हम इस फंक्शन के साथ जो भी यहाँ पे वैल्यू पास कर देंगे वो हमें आउटपुट में देखते हैं। फंक्शन विथ आर्गुमेंट टेस्टिंग, ये हमने यहाँ पे पास किया है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूं है कि समथिंग। ठीक, फंक्शन विथ आर्गुमेंट का बेनिफिट यही है कि आप कोई भी वैल्यू पास करेंगे वो आपको आपके फंक्शन में एज ए वेरिएबल में काम करना स्टार्ट कर देगा। अब आते हैं कि फंक्शन विथ डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, अब तीसरे फंक्शन की हम बात करते हैं, फंक्शन विथ डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, वो इस तरह से काम करता है। देखिए यहाँ क्या किया, डॉलर एक वेरिएबल लिया, इसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू हमने असाइन कर दी। देखिए डिफॉल्ट वैल्यू, और हमने इसको कॉल किया टेस्ट। इसका इस टाइप के फंक्शन बनाने का क्या बेनिफिट्स है, अगर हमने गलती से कहीं सम टाइम्स हम यहाँ पे वैल्यू पास करना भूल जाते हैं तो आपका प्रोग्राम एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, वो आपका आउटपुट दे देगा। डिफॉल्ट वैल्यू जो आपके पास कर रखी होगी वो आपका आउटपुट आएगा। देखते हैं, टेस्टिंग हमने वैल्यू पास कर रखी है इसलिए हमारा टेस्टिंग आउटपुट गया। अगर हम देखिए टेस्टिंग को हटा देते हैं, ठीक, टेस्टिंग हमने हटा दिया, हेलो डिफॉल्ट वैल्यू हटाती है। अब मैं वही एग्जांपल दिखाता हूं, अगर हम इसको डिफॉल्ट वैल्यू को नहीं पास करते हैं, क्या देखिएगा एक्सेप्शन थ्रो करेगा। आपने देखा एक्सेप्शन थ्रो किया। अगर हम ये डिफॉल्ट वैल्यू पास कर देते हैं तो फंक्शन विथ आर्गुमेंट विथ डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, ये हमने देखा डिफॉल्ट वैल्यू पास किया। अगर हम फंक्शन में कोई वैल्यू पास कर देते हैं तो फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू,
फंक्शन आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। इस टाइप का कोई फंक्शन यूज करते हैं तो हम उसमें रिटर्न टाइप यूज करते हैं। जैसे आउटपुट लेना है तो इस तरह का हम यूज करते हैं। देखा, उस वैल्यू को रिटर्न किया। अगर यहाँ पर हम रिटर्न नहीं लगाते हैं तो हमें आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसने फंक्शन ने आपको कोई वैल्यू पास ही नहीं की। देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू आपको पास ही नहीं किया। जब आपको वैल्यू बाहर नहीं जाएगी फंक्शन के तो वो आप उस आउटपुट को नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको रिटर्न टाइप, फंक्शन विद रिटर्न टाइप, इस तरह का हम यूज करते हैं। अब हम फंक्शन पास बाय रेफरेंस की बात कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाए हैं, $a, $b, $c। ठीक है, हमने इसको एक एरे में स्टोर कर लिया और एंड परसेंट $a एंड परसेंट $b एंड परसेंट $c, हमने इन वैल्यूज की रेफरेंस वैल्यू को एरे में स्टोर कर लिया। ध्यान दीजिएगा, हमने एक एरे बनाया। एरे एक फंक्शन है, PHP का बिल्ट इन फंक्शन है। हमने उसमें एक वेरिएबल को स्टोर कराया और उसमें हमने वैल्यू की, जो वेरिएबल्स है उनकी हमने रेफरेंस वैल्यू को उसमें स्टोर करा। हमने एक लूप चलाया। लूप फॉर एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है PHP का, $is = 1। ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ, असाइन किया हमने। लेस देन ऑपरेटर किया हमने, लॉजिकल ऑपरेटर का अपने लेस देन ऑपरेटर का यूज किया और ये प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया और हमने एरे में जो वैल्यू स्टोर है उस वैल्यू को इंक्रीमेंट किया। आप ध्यान दीजिएगा, आउटपुट देखिएगा, देखिए 10, 20, 30, 11, 12, 11, 21। ठीक है, हमने क्या काम किया, देखिए यहाँ पे अगर हम आई वैल्यू आती है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। जब हम यहाँ पे इक्वल लगाते हैं तो हमारी सेम वैल्यू प्रिंट होती है। जब हम इंक्रीमेंट के बाद हमने आउटपुट लिया, यहाँ पे हमने आउटपुट लिया तो हमारा 10, 21, 31, 11, 21, 31 आउटपुट देखिएगा, ये देखिए। ठीक है, तो हमें अंडरस्टैंड किया कि हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करके ये पास बाय रेफरेंस, हमने इस वैल्यू के रेफरेंस को इसमें स्टोर किया, इसलिए इस फंक्शन को पास बाय रेफरेंस। ठीक है, अब हम जानने की कोशिश करते हैं फंक्शंस PHP में। अब हम पहले हम ये जान लें कि इंडेक्स एरे क्या होते हैं, एसोसिएटिव एरे क्या होते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं। इंडेक्स एरे में जिनकी की वैल्यू न्यूमेरिक होगी वो इंडेक्स एरे कहलाएंगे। बट एसोसिएटिव में की वैल्यू आपकी की जो होगी वो न्यूमेरिक भी हो सकती है, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकती है, वो एसोसिएटिव में आते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब 2 डायमेंशनल एरे या फिर 3 डायमेंशनल एरे, वो उस तरह के एरे को हम मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं। अब हम उसका एक प्रोग्राम देखने की कोशिश करते हैं, छोटा सा। एरे के डिफॉल्ट मैं फंक्शंस के बारे में बता देता हूं। जैसे एरे में हमने बताया कि बहुत इनरिच फंक्शंस हैं PHP के, लगभग 80, 81, 80 से ज्यादा फंक्शंस हैं हमारे PHP एरे में। तो उनको आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, बट कुछ फंक्शंस के बारे में बता देता हूं, जानना जरूरी है हमें। ये देखिए, हमने पहले इंडेक्स एरे बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंडेक्स एरे हमने एरे में डिफॉल्ट एरे एक फंक्शन है PHP का, इसमें हमने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एक वेरिएबल दिया, वैल्यू दे दी जो डिफॉल्ट, देखिए हमने की वैल्यू को लिया। अब सबसे बड़ी बात है कि हम की और वैल्यू के साथ एरे के साथ प्रिंट करेंगे तो ये दिखेगा, लेकिन अगर हमें इसे जानना है, इसे प्रिंट कराना है, तो हम क्या काम करेंगे, की को कैपेबल नहीं है आपका डायरेक्ट प्रिंट करने के लिए, तो प्रिंट अंडरस्कोर आर कैपेबल है PHP के एरे को प्रिंट कराने के लिए। आप इस तरह से देख सकते हैं कि क्या वैल्यू, ठीक है, उसके बेस पे आप की और वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। देखिए अभी हम इसके नीचे के जो भी है उनको मैं कमेंट कर देता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊं प्रॉपर्ली। फिर एक बार एक करके एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एरे में आया, ये देखिए हमने क्या लिखा, आई लाइक दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। देखिए मेरा आउटपुट, यहाँ पे देखिए हमने आई लाइक इको में लिया, यहां से दिल्ली आया, कोलकाता। ये इंडेक्स एरे काम करता है। आपने यहाँ पे की जगह
वेरिएबल है राम श्याम रवि और इनकी एज हमने किस तरह से बनाया है इसको, नेम और एज, नेम एंड एज ये बेस पे बनाया है। अगर हम यहाँ पे देखना चाहेंगे डिफरेंस इस तरह से देखा जा सकता है, जैसे हम इसको कॉपी कर लिए, यहाँ पे हमने अब देखिए ये इंडेक्स एरे का एग्जांपल है, ये एसोसिएटिव एरे का एग्जांपल है, ठीक है। अब बात आती है कि क्या प्रिंट अंडरस्कोर आर ही कैपेबल है एरे को प्रिंट करने के लिए, इको नहीं है, नहीं। इको आपका सिंगल वेरिएबल्स या फिर जो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स होंगे या सिंगल आउटपुट के साथ होंगे उनको इको प्रिंट करेगा। प्रिंट अंडरस्कोर आर आपका एरे को प्रिंट करेगा। उसके अलावा एक फंक्शन और भी है वर अंडरस्कोर डम। इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूं। वर अंडरस्कोर डम वैल्यू के साथ साथ, की वैल्यू के साथ साथ उनका डेटा टाइप भी डिस्प्ले करा देता है। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए हमारे जीरो इंडेक्स पे जो दिल्ली नाम का वेरिएबल है, सॉरी दिल्ली नाम की वैल्यू है वो कितने इस कैरेक्टर को लेकर रखी है, 5। ठीक है, 5 कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है 5 कैरेक्टर्स। बट प्रिंट ये नहीं करता। अगर हम इसमें देखें, इसको वर अंडरस्कोर डंप लगाते हैं इस वाले में, तो आपको वो इंटीजर बताएगा। क्यों? क्योंकि हमारी एज जो है इंटीजर है, देखिए, ठीक है। तो प्रिंट अंडरस्कोर आर एंड वर अंडरस्कोर डंप आपके दो ऐसे फंक्शन है जो कि आपका एरे को प्रिंट करा के डिस्प्ले कराने का काम कर लेते हैं। बट वर अंडरस्कोर डंप और प्रिंट अंडरस्कोर आर में एक डिफरेंस है। प्रिंट अंडरस्कोर आर प्लेन एरिया को आपको प्रिंट करा के दे देगा और वर अंडरस्कोर डंप उसके साथ डेटा। अब बात करते हैं हम मल्टी डायमेंशनल एरे की। अब देखिए, ये हमने मल्टी डायमेंशनल एरे बनाने की कोशिश की है। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, इको प्री लगाने का बेनिफिट है कि ये आपका एरे को फॉर्मेटेड वे में डिस्प्ले कराता है। अदरवाइज सिंगल लाइन में प्रिंट कराएगा तो हम अंडरस्टैंडिंग में हमें प्रॉब्लम आएगी, एक्सप्लेन करने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए सिर्फ हम इसका यूज करते हैं। अब देखिए, ये मल्टी डायमेंशनल एरे का हमने यूज किया। देखिए आपका जीरो इंडेक्स पे आपका एक और एरे आया, उसके अंदर आपका कार का नाम, ये सब नंबर्स हमने साइन किए हैं, ये देख लीजिए, इसे मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं। आप एरे के अंदर भी एक एरे बना सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी। अब मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने इसके अंदर भी एक एरे और बनाया जिसमें मैंने वैल्यू 0, 1, 2 पास कर दी। इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एक और एरे आ गया। तो आप इस तरह से मल्टी डायमेंशनल एरे कितने भी nth लेवल तक जा सकते हैं। एज पर द रिक्वायरमेंट, आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है आप बना सकते हैं। और PHP मल्टी डायमेंशनल एरे भी सपोर्ट करता है, आप आसानी से बना सकते हैं। अब हम जो बात करते हैं कि मिक्स्ड एरे कैसे यूज करेंगे, मिक्स्ड एरे को कैसे डिस्प्ले कराएंगे, एक छोटा सा एग्जांपल बनाया है, अब देखने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे हमने एक मिक्स्ड एरे को बनाने की कोशिश करा, जब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहाँ पे एक के नाम का वेरिएबल के साथ साथ कृष्णा नाम को प्रिंट करा दिया। देखिए यहाँ पे ये इंडेक्स एरे का हो गया की, और यहाँ पे एसोसिएटिव। एक एक्चुअल में एक एग्जांपल है एसोसिएटिव एरे का, बट ये मैं एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से भी हम कर सकते हैं। देखिए आउटपुट लंबा होने की वजह से दिख नहीं रहा है, कमेंट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इतना न्यूमेरिक एरे है यहाँ पे कि कैरेक्टर एक कैरेक्टर है। तो ये एसोसिएटिव एरे का एग्जांपल है, बट इसे मिक्स्ड एरे भी बोल सकते हैं। मैं ये भी दिखाने की कोशिश की है। तो ये आपका सारा प्रोग्राम गिटहब पे मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां पे डिस्क्रिप्शन लिंक में रहेगा, आप वहां से डाउनलोड करके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं सोर्स कोड के थ्रू, जिनके थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। अब हम बात करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स की, जैसे इफ एल्स
और स्विच स्टेटमेंट में हम बात करेंगे। पीएचपी के कंडीशनल स्टेटमेंट, पीएचपी में इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स एंड इफ एल्स, मतलब मल्टी टाइम्स इफ एल्स यूज करें तो बेनिफिट ये होता है कि अगर हम 2 या 3 से मोर टाइम्स इफ एल्स यूज करे हैं तो कर रहे हैं तो वहां पे स्विच स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं। सारे कंडीशनल स्टेटमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं कैसे इसे यूज कर सकते हैं, कैसे इसे जान सकते हैं। ये देखिए, हमने एक वेरिएबल लिया है $t, टेल वैल्यू स्टोर किया है $t लेस देन 20, कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो मतलब कि $t 20 से छोटा है। अगर 20 से बड़ा होगा तो कंडीशन फॉल्स होगी, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, हमें एल्स कंडीशन मिलेगा, देखिए कंडीशन ट्रू है। अगर हम इसको चेक करते हैं, अगर हमने यहाँ पे 30 कर दिया तो क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, देखते हैं कोई आउटपुट। अब हम दूसरा प्रोग्राम देखते हैं इफ एल्स का, ठीक है। इफ एल्स का देखने की कोशिश करते हैं, ये हमने एक्टिवेट कर लिया है प्रोग्राम को। यहाँ पे देखिए $30, हमने एक बार लिखा कि इफ $t इज लेस देन 10, अगर $t 10 से छोटा है तो यहाँ पे जाएगा। अगर $t लेस देन 20 यानी 20 से छोटा है तो यहाँ पे आएगा। अदरवाइज बोथ कंडीशन फेल होगी, हमारा यहाँ पे आएगा। डिफॉल्ट अभी 30 रखा है, दोनों कंडीशन को हम फेल कर रहे हैं तो हमारे देखिए बोथ फेल, बोथ कंडीशन। अब हम यहाँ पे 5 कर लेते हैं तो देखते हैं 10 से छोटा हो गया तो लेस देन 10। इस तरह से हम इफ एल्स का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बार बार इफ एल्स का यूज करेंगे, मल्टी टाइम्स यूज करेंगे तो इफ एल्स बार बार लिखते हैं, तो उससे बेटर होता है कि हम स्विच स्टेटमेंट का यूज कर ले, स्विच फंक्शन का यूज कर ले, जो पीएचपी ने हमें ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। तो हम उसका भी प्रोग्राम देख लेते हैं। फेवरेट कलर हमने लिखा है रेड हमने लिख लिया। यहाँ पर हमने स्विच फंक्शन का यूज किया, देखिए स्विच का। अब केस 1, अगर रेड रहेगा तो योर फेवरेट कलर इज रेड, ब्लू तो योर फेवरेट कलर इज ब्लू, ग्रीन योर फेवरेट कलर इज ग्रीन। 1, 2, 3 कंडीशन और डिफॉल्ट, अगर हमने कोई वैल्यू नहीं पास की तो डिफॉल्ट कंडीशन चली जाएगी। तो हम एग्जांपल को चेक करते हैं, आउटपुट देखते हैं। डिफॉल्ट योर फेवरेट कलर इज रेड। अगर हमने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं पास की, जैसा हमने बात किया, अगर सारी कंडीशन फेल होती है तो हमारा डिफॉल्ट कंडीशन चला जाएगा, यू हैव योर फेवरेट कलर ब्लू, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ब्लू पास कर देते हैं तो हमारा सेकंड केस में चला जाएगा। तो इस तरह से हम स्विच स्टेटमेंट को भी अंडरस्टैंड कर लिए, ठीक है। अगर आपको कहीं भी प्रोग्राम में अंडरस्टैंडिंग में या कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में पीएचपी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं अच्छे से और उस टॉपिक को, पर्टिकुलर उस टॉपिक को एक्सप्लेन करूं नेक्स्ट वीडियो में या डिफरेंट वीडियो में, जैसे पर्टिकुलर उस वीडियो को बना सकूं, ताकि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लोर करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, जो आपको बेनिफिट हो, आपको एक अच्छा डेवलपर बनने में। अब हम बात करते हैं पीएचपी लूप्स की। पीएचपी में देयर इज 4 टाइप्स के लूप हम यूज कर रहे हैं, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर ईच। अब सबसे बड़ा डिफरेंस हम आपको बता देते हैं कि लूप का मतलब होता है कि आप किसी एक मल्टीपल टाइम्स किसी को प्रिंट कराना चाहते हैं और स्पेसिफिक टाइम को उसको स्टॉप करना चाहते हैं तो हम लूप का यूज कर लेते हैं। तो व्हाइल और डू व्हाइल में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। व्हाइल और डू व्हाइल वर्ड्स के हिसाब से लगभग सेम लगते हैं, बट एक माइनर डिफरेंस है कि व्हाइल का एग्जीक्यूशन, डू व्हाइल का अगर कंडीशन हमारी फेल हो जाती है, पहली कंडीशन ही फेल हो जाती है, तो डू व्हाइल एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा ही होगा। बस यही एक मेजर डिफरेंस है व्हाइल और डू व्हाइल में। तो हम छोटा सा प्रोग्राम बनाने की कोशिश किया है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं व्हाइल लूप के बारे में। देखिए यहाँ पे हमने $x इज लेस देन और इक्वल टू 5, और यहाँ पे हमने x की वैल्यू को प्रिंट कराया है और x की वैल्यू को पोस्ट इंक्रीमेंट किया। ध्यान दीजिएगा ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है। हमने बाकी और प्रोग्राम को कमेंट कर रखा है ताकि आउटपुट ना दिखे हमें। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 टाइम चला। जैसे 6 पहुंचा, हमने क्या कर रहा है, ये लूप कब तक चल रहा है, 5 टाइम। लेस देन इक्वल टू, जब तक 5 से छोटा और बराबर न हो जाए तब तक ये प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में तब तक चला।
और जैसे हम इसको अगर 6 कर देंगे तो ये कब तक चलेगा, जब तक कि प्रोग्राम 6 और 6 से छोटा है। ध्यान दीजिए, ठीक। इस तरह हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब डू व्हाइल, अब हाँ, जो मैं कंडीशन समझना चाहता था, अगर मैंने कहा कि प्रोग्राम हमारा फेल हो, पहली ही कंडीशन हमने फेल करने की कोशिश की, देखिए दिस नंबर इज 1, क्यों, लेस देन और इक्वल टू 1। अगर हमने इसको 0 कर दिया, ठीक है, देखिए पहली कंडीशन फेल हो गई, मतलब 1 हमारा, ये देखिए यहाँ पे ये x 0 से बड़ा है, पहली कंडीशन फेल हो गई तो ये अंदर नहीं गया। यहाँ पे फाइल को समझने की कोशिश करते हैं, जो हमने यहाँ पे नीचे प्रोग्राम बनाया है, इसको मैं कमेंट कर देता हूं। डू वाइल में देखिएगा, जो हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, ये भी हमने 5 तक किया है, वाइल कंडीशन भी चेक किया है, ठीक है। 1 से 5 तक हमने क्या किया, यहाँ पे ही इस कंडीशन को 0 कर दिया, जो हमने वाइल में करके दिखाया था। फिर भी देखिए एटलीस्ट 1 टाइम इसने प्रिंट किया, ठीक है, क्यों, क्योंकि इस लूप का रीजन ही यही है कि पहले डू देन वाइल। सो ये प्रोग्राम इसलिए एटलीस्ट 1 टाइम इट्स टू होता ही होता है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, फॉर लूप की बात करते हैं। फॉर लूप में देखिए फॉर फंक्शन का यूज किया है हमने, इनिशियलाइज किया, लेस देन और इक्वल टू और इंक्रीमेंट, तीनों ऑपरेशन कर लिए और हमने चला दिया, लेस देन और इक्वल टू 10 तक। हमारा एजुकेशन सिंपल लूप है, आपको अंडरस्टैंडिंग में सबसे आसानी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर ईच लूप की। फॉर ईच लूप का सबसे ज्यादा बेनिफिट आता है हमें कि जब हमको एरे टाइप का कुछ भी प्रिंट कराना होता है, तो फॉर ईच का लूप का सब, ये देखिए फॉर ईच का, जैसे हमने एक एरे बना दिया, इसको हमें प्रिंट कराना है, तो हमें कोई भी कंडीशन नहीं लिखनी है, जब तक एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तब तक ये लूप चलेगा, सारे एलिमेंट को प्रिंट करने के बाद अपने आप लूप टर्मिनेट होगा। ये फॉर ईच लूप का एग्जांपल है, जिसे समझने की कोशिश करते हैं। रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, इसने चारों कीवर्ड्स प्रिंट किए और टर्मिनेट, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं कि कुछ और भी ऑपरेटर्स है, जैसे कि लूप के साथ 2 कीवर्ड्स को और जानना हमें जरूरी हो जाता है, एक ब्रेक, एक कंटिन्यू। ये देखिए हमने 2 प्रोग्राम एक्सप्लेन करने की कोशिश की है फॉर ईच के फंक्शन, फॉर लूप के साथ। अब देखिए यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया और हमने ये लिखा कि हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, जबकि ये लूप कब तक चलेगा, 10 बार, 10 टाइम्स, लेस देन 10, 9 तक ये हमारा प्रोग्राम चलेगा। लेकिन हमने क्या किया कि $x=4 जब होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। और हमने क्या किया, दूसरे प्रोग्राम में क्या किया, ये $x= जब 4 मिलेगा फिर कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब ये क्या करेगा, यहाँ के आगे $4 प्रिंट करने के बाद 4 आएगा तो इसका आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन इसमें क्या करेगा, 4 को स्किप कर देगा, आगे बढ़ जाएगा। देखते हैं आउटपुट, देखिए यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 यहां तक प्रिंट किया, फिर 0 1 2 3 4 को इसने स्किप कर दिया, 3 4 5 6, थोड़ा हो सकता है समझने में अंडरस्टैंडिंग हो, मैं यहाँ पे स्पेस डाल देता हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो। पहला प्रोग्राम हमारा जब हमने ब्रेक लगाया तो 3 पे जैसे ही 4 मिला उसे, उसने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया, 10 बार उसने प्रिंट नहीं किया, 10 टाइम्स प्रिंट नहीं किया। लेकिन दूसरे प्रोग्राम में क्या किया, कंटिन्यू लगाने पे हमारा 0 1 2 3 4 पे आया, 4 पे उसने क्या किया कि प्रोग्राम को फिर से लूप में कंटिन्यू भेज दिया, मतलब प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, कंटिन्यू होगा। जैसे 4 मिलेगा उसको स्किप करके प्रोग्राम को कंटिन्यू कर देगा, तो उसने क्या किया 5 6 7 8 9 तक प्रिंट कर दिया। ये था डिफरेंस लूप के बारे में। अब हम आगे जानने की कोशिश करते हैं, अब हम PHP स्ट्रिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्ट्रिंग इज सीक्वेंस ऑफ
कैरेक्टर्स लाइक हेलो वर्ड्स। स्ट्रिंग PHP में ऑलरेडी इनरिच है, काफी उसमें फंक्शंस हैं, लगभग 100 के नियर अबाउट उसके फंक्शंस हैं जो हम यूज कर रहे हैं। हमने कुछ फंक्शंस को मेंशन किया है दिखाने के लिए, प्रिंट, rtrim, ll2br, starlen, star underscore replace। सो आप इसको की प्रैक्टिस और आप PHP का मैनुअल से आप पढ़ सकते हैं लाइब्रेरीज का, PHP की सारी लाइब्रेरीज प्रोग्राम में यूज करने में आपको आसानी होगी। सो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस को मैं प्रोग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूं। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिंग हमने कुछ फंक्शंस को यूज किया। देखिए हमने यहाँ पे स्टार में str नाम के एक वेरिएबल में कुछ स्ट्रिंग का एक वर्ड लिया। देखिए हमने स्पेस छोड़ रखा है, ध्यान रखिएगा, ये इसलिए दिखाया कि rtrim फंक्शन का हम यूज करेंगे। दूसरा एक हमने वेरिएबल लिया है ll2br दिखाने के लिए। देखिए इसको हमने सारा न्यू लाइन में ब्रेक करके लिखा है एज ए स्ट्रिंग। हमने सिंपली प्रिंट फंक्शन का यूज किया, इको br लगा रखा है, देखेंगे आउटपुट आपको ये दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेस है वो आपको पता नहीं चल रहा है। अब देखिए हम rtrim का यूज कर रहे हैं। rtrim का यूज करने से क्या दिखेगा आपको, जो राइट साइड में स्पेस है वो खत्म हो गया है। देखेंगे देखिए यहाँ पे एक स्पेस है बट यहाँ पे स्पेस नहीं है, rtrim ने उसने खत्म कर दिया। अब दूसरा देखते हैं ll2br। ll2br का क्या यूज है, हमने अभी मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूं। देखिए ll2br यूज करने से आपका सारी लाइनें इन न्यू लाइन में आ जाएंगी। ये देखिए, बट इसी को अगर हम सिंपली प्रिंट कराते हैं, ये देखिए अगर आप ll2br फंक्शन का यूज नहीं करते हैं तो क्या आता है आउटपुट, ये सीक्वेंस ऑफ लाइन, एक लाइन में सारे को प्रिंट कर दिया, जबकि वो न्यू लाइन में सबको ब्रेक कर दिया। ll2br का ये यूज है। strlen का यूज है कि आपकी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपकी लेंथ कितनी बड़ी है, प्रोग्राम की 26 कैरेक्टर्स की है वो आपको उसने बता दिया। strlen का ये यूज है। str अंडरस्कोर रिप्लेस का यूज है, हमने यहाँ पे यूज किया क्या, स्पेस को रिप्लेस कर दिया किससे, हैश। आउटपुट देखिए ध्यान से, ये देखिए हमने यहाँ पे हैश को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, हैश से रिप्लेस कर दिया। अब हम आते हैं सब str की, हमने 0 से लेकर 5 कैरेक्टर तक के हम स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं। फिर 0 से कहां तक, शुरू से 0 1 2 3 4 5। ठीक, अगर हमने 0 से 5 किया, यहां से अगर हम इसको 10 कर देते हैं तो 10 कैरेक्टर तक आएगा। ये आपका एक PHP का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सप्लोड। ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लोड क्या काम करता है, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है, और इम्प्लोड एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ये आपका फंक्शन का यूज है। हमने एक्सप्लोड करके दिखाने की कोशिश की, स्पेस के थ्रू हमने ब्रेक किया है स्ट्रिंग को। देखिएगा यहाँ पे हमने इसको एक्टिवेट किया, ये देखिए आउटपुट देखिए, इसने एरे में कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक है, तो कीप मोर प्रैक्टिस, आप स्ट्रिंग के और भी फंक्शंस को मैनुअल द्वारा पढ़ के स्टडी कर सकते हैं। आप knowledgepoint.com पे जाके भी आप वहां पे स्ट्रिंग के फंक्शंस को देख के उनका प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या आउटपुट आएगा, कैसे आएगा, वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस सेशन के ट्यूटोरियल में हम एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, PHP ग्लोबल वेरिएबल्स, जिन्हें सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं, जो PHP में एक्सेसिबल होते हैं। ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स नाम पे जाने जाते हैं। जैसे एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूँ, $_सर्वर, $_रिक्वेस्ट, $_पोस्ट, $_गेट, $_फाइल, $_इन्वायरमेंट, $_कुकीज, $_सेशन। इनमें से सारे फंक्शंस को हम जब एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे कोर PHP का, तो उसमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, इन सबका यूज कैसे है, कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो हम जानेंगे। अभी मैं इनका बेसिक आइडिया दे देता हूं एक छोटा सा प्रोग्राम के थ्रू। ये देखिए, $x = 75, $y = 25। हमने क्या किया था कि प्रोग्राम के अंदर प्रिंट कराने के लिए हमने आपका ग्लोबल वेरिएबल्स का, ग्लोबल कीवर्ड का यूज किया था, लेकिन आप ग्लोबल सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के थ्रू भी कर सकते हैं।
सर्वर की डिटेल को जानने के लिए हम यहाँ पे इस तरह से प्रिंट भी कर सकते हैं कि सर्वर की रिक्वेस्ट क्या है और किस तरह से आउटपुट आ रहा है। ये देखिए 100 आउटपुट आया, 75 + 25 एडिशन हो गया, आपका एडिशन फंक्शन यूज हुआ, ग्लोबल टू ये आया। अब हम अब बात करते हैं अगले फंक्शंस की। यहाँ सर्वर हमने इसका अब सिंगल वेरिएबल एरे मोड पढ़ चुके हैं, हम तो सिंगल प्रिंट कर भी सकते हैं। हम यहाँ पे एक सर्वर नाम ग्लोबल वेरिएबल को एक्टिवेट करते हैं। ये पूरी आपके सर्वर की डिटेल, आपके एनवायरनमेंट की डिटेल आपको पूरा दिखा देगा। जैसे एरे में आपका जेम कहाँ पे इंस्टॉल है, कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, क्या होस्ट है, ठीक है, कि आपका ब्राउजर के डिटेल क्या है, कौन सा एजेंट है, ये पूरी डिटेल $सर्वर वेरिएबल्स में आपकी रिक्वेस्ट यूआरआई क्या है, लोकेशन क्या है, आपका ये स्क्रिप्ट का नाम क्या है, सेल्फ का नाम क्या है, ये सारी पूरी डिटेल, टाइम, रिक्वेस्ट टाइम, किस टाइम हमने रिक्वेस्ट करी थी, ये टाइम इस टाइम में सारा सब कुछ आपको दिखा देता है। 2 वेरिएबल्स और भी हैं, जैसे ये देखिए $request, $post, $get। जब हम फाइल सिस्टम का फॉर्म का यूज करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, तब इन वेरिएबल्स का यूज में आता है। तो हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे वीडियो में। अभी में देखिए डिफॉल्ट आउटपुट ब्लैंक एरे आ रहा है, क्योंकि जब हम फॉर्म का यूज करेंगे तो हम $request, $post, $get के बारे में जानेंगे। $request में $get, post दोनों रिक्वेस्ट कॉल कर ली जाती है। $post में जब पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी तो $get में जब गेट टाइप की रिक्वेस्ट आएगी जो यूआरएल में डिस्प्ले होती है। पोस्ट रिक्वेस्ट हिडन में चलती है। तो इन सब के बारे में डिटेल में हम जानेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फॉर्म के बारे में, HTML फॉर्म और PHP को कैसे उसमें बाइंड करते हैं, कॉल कराते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको जानेंगे और एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाएंगे कि यूजर से इनपुट लेके उसको डेटाबेस में सेव कराना, डेटाबेस में कैसे इंसर्ट कराएंगे, उसको क्वेरी कैसे लगाएंगे, तो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जहां कहीं भी आपको प्रोग्राम में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आई हो या ना समझ में आया हो या हमने जल्दी से प्रिंट कर दिया हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उसकी सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, आपको अंदर और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सारे सोर्स कोड मैं GitHub पे अपलोड कर दूंगा, जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किए हैं। आप वहां से इजीली डाउनलोड करके उनको प्रैक्टिस करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन की जरूरत ना पड़े, आप PHP की लाइब्रेरी जो ऑलरेडी बनी हुई है वो यूज करके आप कस्टमाइज और यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। थैंक यू।